हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया डिस्कस करेंगे। ये हम लोग एंशिएंट इंडिया के रेस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे। एंशिएंट इंडिया में भी काफ़ी सारे फॉरेनर्स ने इंडिया पे अटैक किया था। ये लोग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से आते थे इंडिया के अंदर और इंडिया पे आक्रमण करना चाहते थे। क्यों आक्रमण करना चाहते थे? क्योंकि इंडिया उस ज़माने में भी काफ़ी प्रॉस्पेरस था और काफ़ी विदेशी आक्रमणकर्ता इंडिया पे अपना सुप्रीमेसी जमाना चाहते थे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? ईरानियन और पर्शियन इन्वेजन। फिर अलेक्जेंडर भी इंडिया पे अपना कब्जा जमाना चाहता था। अलेक्जेंडर सिकंदर ने भी इंडिया पे अटैक किया था, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो आगे हम लोग देखेंगे। फिर मौर्यन एम्पायर की वजह से काफ़ी दिनों तक ये आक्रमण रुक गया, क्योंकि मौर्यन एम्पायर काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी स्ट्रांग थी। लेकिन मौर्यन एम्पायर के डाउनफॉल के बाद काफ़ी सारे सेंट्रल एशियन ट्राइब्स ने इंडिया पे आक्रमण किया नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से। ठीक है, काफ़ी सारे सेंट्रल एशियन ट्राइब जिसमें इंडो ग्रीक्स, शक, पार्थियन और कुशान आते हैं, वो हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। दो इंपॉर्टेंट रीज़न है क्यों इधर से आक्रमण हुआ करता था नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से। पहला तो पॉलिटिकल रीज़न क्या था कि ये यहाँ पे काफ़ी आपस में ये लोग जो डायनेस्टीज़ मौजूद थी, जैसे कंबोज, गंधार और मद्र, ये आपस में लड़ती रहती थी। और मगध एम्पायर ईस्ट में तो काफ़ी डायनेस्टीज़ ने उनके आगे सरेंडर कर दिया था, लेकिन ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन मगध एम्पायर से दूर होने की वजह से ये काफ़ी उनका इन्फ्लुएंस इधर कम हो गया था, और मौर्यन एम्पायर का भी डाउनफॉल एक कारण है। दूसरा है ज्योग्राफिकल रीजन। यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे पास हैं जिनकी वजह से ये लोग फॉरेन आक्रमणकर्ता इधर से अंदर आ पाए, जैसे हिंदू कुश पास, खाइबर पास। इन सब पासों का सहारा लेके फॉरेन आक्रमणकर्ता, विदेशी आक्रमणकर्ता इंडिया में आ पाए थे। तो यहाँ तक क्लियर है। वीडियो में आगे बढ़े उसके पहले बता दूं, मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं बैकबेंचर्स गुरु। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लीजिए फ्यूचर अपडेट्स के लिए। तो सीधा आते हैं। पहला है ईरानियन इन्वेजन, जो कि स्टार्ट साइरस से हुआ था। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है डेरियस का इन्वेजन, जो कि उनका सक्सेसर माना जाता है। डेरियस नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 516 बीसी में आया था और उसने पंजाब को अनेक्स कर लिया। ठीक है, पंजाब को किस वाला रीजन को अनेक्स किया? वेस्ट ऑफ सिंधु रिवर का, जो इंडस रिवर का जो वेस्टर्न साइड है, उसको उन्होंने अनेक्स कर लिया। और ये इसकी टोटल 28 सत्रपीस थी। इन्होंने अपने प्रोविंसेस को सत्रपीस में बांटा था। 28 सत्रपीस में से पंजाब 20वां सत्रपी था, 20वां प्रोविंस था ईरानियन एम्पायर का या फिर पर्शियन एम्पायर का। और ये 1/3 रेवेन्यू देता था। जितना भी टोटल रेवेन्यू लोग का जनरेट होता था, उसमें से 1/3 रेवेन्यू अकेला पंजाब देता था। तो सोचिए पंजाब कितना इंपॉर्टेंट था पुराने ज़माने में, आज भी है एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से, क्योंकि पंजाब लैंड ऑफ 5 रिवर है। काफ़ी सारी नदियाँ हैं इस एरिया में, इसलिए यहाँ का रीजन काफ़ी फर्टाइल है एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद डेरियस के बाद कौन आया? डेरियस के बाद इसका सक्सेसर जर्जिस आया। जर्जिस ने भी काफ़ी सारे इंडियंस को ग्रीक के साथ लड़ाई में यूज़ किया। उस ज़माने में वर्ल्ड पे अपना वर्चस्व के लिए, वर्ल्ड सुप्रीमेसी के लिए ग्रीक और पर्शियंस में काफ़ी लड़ाई होता था। पर्शियन और ग्रीक का लड़ाई होता था, तो इसमें पहले तो जर्जिस और डेरियस ने अपना वर्चस्व बनाया, फिर ग्रीक्स का पलड़ा भारी हो गया। आगे हम लोग अलेक्जेंडर को देखेंगे। तो जर्जिस इंडियंस को अपने वॉर में यूज़ करता था, जो कि ग्रीक से उसका वॉर चलता था। ठीक है, अब आते हैं इस कॉन्टैक्ट का, पर्शियन कॉन्टैक्ट का रिजल्ट क्या हुआ। इसने इम्पीटस दिया ट्रेड एंड कॉमर्स को। हम लोगों का ट्रेड होने लगा इस रीजन से। ये मैप में देखो, ये पूरा आकेमेनिड एम्पायर है। ठीक है, ये पूरा रीजन पर्शियन एम्पायर का, इसमें इंडिया का ट्रेड होने लगा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का। और दूसरा है खरोष्टी स्क्रिप्ट इंडिया में आया। आप अशोकन इंस्क्रिप्शन पे भी देखोगे खरोष्टी स्क्रिप्ट का कुछ में यूज़ हुआ है। तो खरोष्टी स्क्रिप्ट भी इंडिया में आया। खरोष्टी स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। अशोका के स्कल्पचर पे आप ईरानियन इन्फ्लुएंस देखोगे, जिसमें कि बेल शेप का यूज़ किया गया है। ठीक है, बेल शेप कैपिटल से हम लोग क्या समझते हैं कि अशोकन स्कल्पचर पे ईरान का इन्फ्लुएंस था। ठीक है, ईरान का इन्वेजन के बाद, पर्शिया के इन्वेजन के बाद अलेक्जेंडर का इन्वेजन आया। अलेक्जेंडर ने जर्जिस को हराया था 331 बीसी में। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, सिकंदर ने जर्जिस को हराया। फिर उसने पूरे इसके साम्राज्य पे धीरे धीरे, ये आप मैप देखो, इस पे कब्जा कर लिया। और ये रूट वेस्टर्न एशिया से अफगानिस्तान, काबुल होते हुए ये इंडस रिवर के पास वाला एरिया पे इसने कब्जा कर लिया। ये भी हिंदू कुश पास से इंडिया में आया था और ये अफगानिस्तान में 327 बीसी में आया था। ठीक है, इसने, अलेक्जेंडर ने ईरान पे कब्जा करने के बाद ये खाइबर पास से पहले तो तक्षशिला के राजा अम्बी ने इसके सामने सरेंडर कर दिया। अलेक्जेंडर के सामने, सिकंदर के सामने। उसके बाद उसकी लड़ाई होती है
पोरस के साथ, जो कि पंजाब का राजा होता है। पंजाब के राजा पोरस के साथ उसकी लड़ाई होती है झेलम पे, जिसको बैटल ऑफ हिडास्पस भी बोलते हैं। ठीक है, बैटल ऑफ हिडास्पस किंग पोरस और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बीच होता है। तो इसी लड़ाई में अलेक्जेंडर की आर्मी को इंडियन आर्मी की ताकत का पता चलता है। भले ही पोरस हार जाते हैं, लेकिन वो अलेक्जेंडर उससे काफ़ी प्रभावित होता है और उनके किंगडम को लौटा देता है। वो पोरस के किंगडम को अलेक्जेंडर उनको वापस कर देता है और काफ़ी इंप्रेस होता है। इंडियंस की लड़ाई क्षमता को देखते हुए अलेक्जेंडर की आर्मी काफ़ी डर भी जाती है और अलेक्जेंडर की आर्मी ब्यास रिवर क्रॉस करना के लिए मना कर देती है। अलेक्जेंडर की आर्मी ब्यास रिवर के आगे बढ़ नहीं पाती है। क्यों नहीं बढ़ पाती है? 2-3 कारण है इसके, शॉर्ट में बता देता हूँ। पहली तो ये लोग काफ़ी दिनों से लड़ाई करते हुए आ रहे थे, तो थके हुए थे वॉर से। दूसरा, उस समय नंदा डायनेस्टी का रूल था इंडिया पे। नंदा डायनेस्टी का रूल था और नंदा डायनेस्टी का आर्मी भी अपने आप में काफ़ी स्ट्रांग था। नंदा डायनेस्टी की आर्मी इनफैक्ट अलेक्जेंडर की आर्मी से ज़्यादा बड़े संख्या में थी। तो अलेक्जेंडर की आर्मी ये देखते हुए आगे बढ़ने से मना कर देती है और अलेक्जेंडर इसमें बोलता भी है, अलेक्जेंडर को कोट करता हूँ कि मैंने अपने सैनिकों का डिसलॉयल होना देखा है और डरा हुआ दिल देखा है। तो अलेक्जेंडर ऐसा अपनी आर्मी के बारे में कहता है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर 326 से 325 बीसी तक इंडिया में रहता है। उसके बाद वो वापस लौट जाता है, लेकिन उसने काफ़ी सारी सिटीज़ एस्टैब्लिश की इंडिया में, जैसे काबुल में अलेक्जेंड्रिया, झेलम के पास बोकुफिला और अलेक्जेंड्रिया सिंध के पास भी। ये आप मैप में देखोगे, ये काबुल के पास उसने अलेक्जेंड्रिया बनाया, ये सिंध में भी अलेक्जेंड्रिया बनाया। बहुत सारी सिटीज़ का इसने इस्टेब्लिशमेंट किया और 4 डिस्टिंक्ट लैंड एंड सी रूट इंडिया के साथ इसने इस्टेब्लिश किए, जिससे ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा मिला। ठीक है, इंडियन सोसाइटी के बारे में हम लोगों को अलेक्जेंडर के रिकॉर्ड से पता चलता है कि उस टाइम सती सिस्टम था इंडिया में, स्लेवरी था। ये सब अलेक्जेंडर के रिकॉर्ड से मिलता है और अलेक्जेंडर ने काफ़ी अपने गवर्नर को भी इस्टेब्लिश कर दिया इंडिया में, जिसमें सेल्यूकस एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद मौर्यन एम्पायर का रूल रहा। आपको पता है मेगास्थनीज को भेजा था सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। मौर्यन एम्पायर काफ़ी स्ट्रांग होने की वजह से इस समय कुछ दिनों तक आक्रमण रुक गया, लेकिन ट्रेड एंड कॉमर्स जारी था। लेकिन फिर से 200 बीसी के अराउंड जब मौर्यन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ, सुंग डायनेस्टी ने स्टैब्लिश किया अपने आप को मौर्यन एम्पायर के बाद, तो मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद ये अटैक्स फिर बढ़ने लगे। ये अटैक्स बढ़ने का एक कारण मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन है, दूसरा कारण है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का सिग्निफिकेंस सिर्फ चाइना के लिए नहीं है। चाइना का ग्रेट वॉल 220 बीसी के अराउंड बना था, जिसका निर्माण इसलिए कराया था चाइना के रूलर ने कि जो ये सब ट्राइब्स थे, सेंट्रल एशियन ट्राइब्स, उनको आने से रोका जाए चाइना में। तो वो चाइना तो नहीं जा पाए इस वॉल की वजह से, लेकिन वो इंडिया की तरफ मुड़ गए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहले इंडो ग्रीक्स आते हैं। इंडो ग्रीक्स को हम लोग बैक्ट्रियन ग्रीक्स भी बोलते हैं। बैक्ट्रिया एक जगह है, यहाँ पे आप देखोगे ये बैक्ट्रिया है, ये मैप में देखो येलो से मैं शेड कर रहा हूँ। यहाँ पे बैक्ट्रिया ग्रीक्स इसको बोला जाता है, इंडो ग्रीक्स को। और इसके आने की वजह क्या थी कि एक बहुत ही खूंखार सीथियन ट्राइब्स थी, उनके डर से ये लोग इस तरफ आ गए। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे मिनांडेर। मिनांडेर इंपॉर्टेंट रूलर थे। उन्होंने कब से कब तक शासन किया? 165 से 145 बीसी तक। ये सबसे फेमस रूलर थे इंडो ग्रीक्स के। और इन्हीं की बुक है मिलिंद पानु। इसमें नागसेना ने बुद्धिज्म में कन्वर्ट करा दिया था मिनांडेर और मिलिंदा को। उनको मिलिंदा भी बोला जाता है। तो मिलिंदा को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किसने कराया था? नागसेना ने। जो भी मिलिंद या मिनांडेर नागसेना से सवाल पूछते हैं उसको मिलिंद पानो बोलते हैं। क्वेश्चंस ऑफ मिनांडेर, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडो ग्रीक्स ने पहली बार गोल्ड कॉइन्स इंडिया में इशू किया और इन्होंने हेलेनिस्टिक आर्ट को भी काफ़ी प्रोत्साहन दिया, जिससे गांधार आर्ट डेवलप हुई थी। गांधार आर्ट किससे डेवलप हुई थी? हेलेनिस्टिक आर्ट से। तो ये इंडो ग्रीक्स का रिजल्ट हुआ इंडिया में। फिर आए इंडो ग्रीक्स के बाद शक। पहला इंडो ग्रीक्स, फिर सेकंड शक। शक ने 4th सेंचुरी एडी तक शासन किया और ये ऐसे ट्राइब थे, ये ऐसे राजा थे जिन्होंने इंडियनाइज कर लिया अपने आप को। आए थे तो इनका कोई रिलीजन नहीं था, कोई धर्म नहीं था, तो इन्होंने अपने आप को इंडियन कल्चर में काफ़ी घोल मिल लिया। शक जो थे वो इन्होंने इंडो ग्रीक्स को रिप्लेस किया और इनके 5 ब्रांचेस थे, जगह जगह पे अलग अलग 5 ब्रांचेस थे। और इन्हीं के एक राजा हुआ करते थे। यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक शक राजा को एक उज्जैन के राजा ने हराया था। उज्जैन के राजा ने एक शक राजा को हराया था 57 बीसी में। उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया विक्रमादित्य। तो वहीं से विक्रमादित्य टाइटल फेमस हो गया। काफ़ी सारे राजाओं ने बाद में अपने नाम के आगे विक्रमादित्य लगाया। जैसे रोमन एम्पायर में लोग सीजर लगाते थे, उसी तरह इंडियन रूलर्स ने अपने
नाम के आगे विक्रमादित्य लगाना स्टार्ट किया, जिसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे फेमस राजा हैं। तो एक राजा हुआ करते थे जिन्होंने शक राजा को हराया 57 BC में, तभी से विक्रम संवत स्टार्ट हुआ, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। और रुद्रदमन वन मोस्ट फेमस थे, AD 130 से 150 तक इन्होंने शासन किया। और इनका मेन काम क्या है, इन्होंने सुदर्शन लेक जो कि गुजरात में है उसको रिपेयर कराया। और ये संस्कृत के बहुत ही ग्रेट लवर थे, इन्होंने लॉन्ग इंस्क्रिप्शन, फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन जो कि प्योर संस्कृत में लिखा हुआ है उसको इशू करवाया। ठीक है, रुद्रदमन वन ने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया और फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन जस्ट संस्कृत इन्होंने इशू कराया। नेक्स्ट आते हैं शक के बाद। शक बहुत दिन तक रहे छोटे छोटे जगह में, फिर पार्थियंस आए। पार्थियन और शक लगभग एक समय के थे। तो पार्थियंस ओरिजिनली बिलोंग टू ईरान, वो लोग ओरिजिनली ईरान से थे और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्होंने शक को रिप्लेस किया। और सबसे फेमस पार्थियन रूलर्स हैं गोंडोफर्निस। हम लोग के एग्जाम के लिए बस इतना काफ़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट रूलर पार्थियन के गोंडोफर्निस, इनके रेन में सेंट थॉमस इंडिया में आए थे। सेंट थॉमस जो कि क्रिश्चियनिटी के प्रोपगेशन के लिए इंडिया में आए थे, वो गोंडोफर्निस के रूल में आए थे। नेक्स्ट आते हैं कुशान्स। कुशान्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग आगे एक डिटेल चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में समझ लेते हैं। वो लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया, ये आप मैप में देखोगे, ये जो USSR वाला रीजन है, ये पूरा सेंट्रल एशिया है। यहाँ से ये ट्राइब्स आई थी। कदेफेसिस 1 और 2 इनके इंपॉर्टेंट रूलर हैं। इन्होंने 28 साल तक शासन किया। ठीक है, और उसके बाद कनिष्क आए। कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है और सबसे फेमस कुषाण रूलर में से एक है। इनका फर्स्ट कैपिटल पेशावर था, सेकंड कैपिटल मथुरा था, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कैपिटल कुषाण का पेशावर था, सेकंड कैपिटल मथुरा था। और कनिष्क ने शक एरा स्टार्ट किया था 78 AD में, जो कि गवर्नमेंट यूज करती है। शक एरा, उसको किसने स्टार्ट किया था? कनिष्क ने। वो विक्रम संवत अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। विक्रम संवत 57 BC, शक संवत 78 AD से। ठीक है, और कनिष्क के बारे में एक और चीज़ फेमस है कि उन्होंने बुद्धिज्म को काफ़ी ज़्यादा पेट्रोनेज दिया, बुद्धिज्म को काफ़ी ज़्यादा पेट्रोनेज दिया। और इन्हीं के रेन में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी कश्मीर में, और इसी में महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म प्रोपगेट किया पूरी दुनिया में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट का क्या इम्पैक्ट हुआ इंडिया में। इनका इम्पैक्ट काफ़ी सिंपल है। बिल्डिंग एक्टिविटी, टाइल्स का यूज़ हुआ, बर्न्ड ब्रिक का यूज़ हुआ, पॉटरी में काफ़ी इन्वेंशन हुई। और इनके बारे में एक और चीज़ फेमस है कि ये लोग कैवेलरी में काफ़ी एडवांस थे। इनके पास सैडल था, काफ़ी सारा इक्विपमेंट था। हेड गियर जो आप वॉर में देखते हो, ये इन्हीं से डेवलप किया है। ये जो आप पठानी कोट शेरवानी देखते हो, ये सब सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट का ही इम्पैक्ट है। लेकिन ये लोग जब आए थे इंडिया में तो इनका कोई धर्म नहीं था, तो ये लोग अपनी आइडेंटिटी भूल के इंडियन आइडेंटिटी अपना लिए। कुछ लोगों ने बुद्धिज्म अपना लिया, जैसे मैंने बताया मिनांडेर। कुछ लोगों ने शिव के भक्त हो गए, कुछ लोग विष्णु के भक्त हो गए। बहुत सारे आप कुषाण या शक रूलर देखोगे जिन्होंने अपना नाम वासुदेव रख लिया। तो वासुदेव विष्णु के अवतार हैं, अपने आप को इंडियन कल्चर में पूरी तरह से ढाल लिया। और ये लोग जब आए थे तो ये किसी क्लास से नहीं थे, तो इनको क्षत्रिय क्लास में इन्होंने अपने आप को एब्जॉर्ब कर लिया। मनु इन लोगों को सेकंड क्लास क्षत्रिय बताते हैं। मनु जो हिंदू लॉ गिवर है उनको सेकंड क्लास क्षत्रिय बताते हैं। और सत्रपी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कुषाण रूल में आई थी। सत्रपी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कुषाण रूल में आई। नेक्स्ट आते हैं ग्रीक ने भी काफ़ी सारा गवर्नरशिप स्टार्ट किया। गवर्नरशिप का कॉन्सेप्ट, काफ़ी सारे उन्होंने गवर्नर स्टैब्लिश किए। ग्रीक गवर्नर्स को क्या बोलते थे? स्ट्रैटेगोस। ग्रीक गवर्नर्स वेर कॉल्ड स्ट्रैटेगोस। और आप देखोगे ग्रीक एम्बेसडर हेलिडोरस ने एक पिलर बनाया है वासुदेव के ऑनर में, विदिशा में, मध्य प्रदेश में विदिशा है। वासुदेव के ऑनर में एक पिलर बनाया है, आप इस फिगर में देख सकते हो। और मिनांडेर आपको बताया मैंने, बुद्धिस्ट बन गए। और कुषाण शिव और बुद्ध दोनों को वर्शिप करते थे। महायान जो कि कनिष्क के टाइम काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ, और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट भी डेवलप हुआ इनके रूल में। तो ये थी इस वीडियो की कहानी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव।